इधर समझौते के बाद भी अरब में युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध का सबसे विध्वंसक चरण शुरू हो चुका है और इस चरण में खतरा यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस पर है। उसकी राजधानी मॉस्को पर है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसमें ज़ेलेंस्की का प्राइमरी टारगेट मॉस्को था। इस हमले से मॉस्को में भीषण तबाही मची है, जिसके बाद क्रेमलिन में हाई अलर्ट है। पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन्स को रोकने में उनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। 18 जून को यूक्रेन ने रूस पर कुल 992 ड्रोन दागे। इसके अलावा 9 क्रूज मिसाइलें और 20 गाइडेड बम से हमले किए। इसमें यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट मॉस्को था। सिर्फ मॉस्को पर करीब 200 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन ने मॉस्को की जिस तेल रिफाइनरी को टारगेट किया वो रूस की कापोतनिया तेल रिफाइनरी है, जो क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर है। इस रिफाइनरी को मॉस्को की लाइफलाइन भी कहा जाता है। दरअसल ये रूस की टॉप 10 तेल रिफाइनरियों में शामिल है, इसीलिए इसकी जो सालाना तेल उत्पादन क्षमता है वो 1.1 करोड़ टन है। इसके अलावा यहाँ हर साल 29 लाख मीट्रिक टन गैसोलीन का उत्पादन भी होता है। इसे मॉस्को की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, अब इस बात को जरा समझिए। ये रिफाइनरी मॉस्को की ज़रूरत का 40% पेट्रोल आपूर्ति करती है। इसके अलावा मॉस्को की ज़रूरत का 50% डीजल भी इसी रिफाइनरी से जाता है। रिफाइनरी में नुकसान का मतलब है इस सप्लाई का कट जाना, जिससे मॉस्को में तेल की किल्लत हो सकती है। बड़ी परेशानी सिर्फ तेल की किल्लत नहीं है, बल्कि मॉस्को के आसमान में छाया वो काला धुआं भी है, जिससे मॉस्को में तेल वर्षा हो रही है और रूसी राजधानी में रहने वाले लोगों की सांसों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दरअसल मॉस्को की हवा में बेहद जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिससे सांस की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। त्वचा और आंखों के इन्फेक्शन का डर भी है। दरअसल मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमलों में उसकी फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट तबाह हो गई है। कई तेल भंडारण टैंकों में भी विस्फोट हुआ है, जिससे आधे पके हुए पेट्रोलियम और केमिकल कण हवा में फैल गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर कुल 992 ड्रोन दागे। ये एक दिन में ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में यूक्रेन ने रूस पर सबसे ज्यादा ड्रोन 6 जून को दागे थे। तब यूक्रेन ने 911 ड्रोन हमले किए थे। यूक्रेन ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि रूस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले 24 मार्च को किए थे। रूस ने यूक्रेन पर तब 948 ड्रोन दागे थे। बीते 3 महीने से यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। वो रूस की तुलना में ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा है। मार्च में यूक्रेन ने कुल 7,551 ड्रोन हमले किए थे, जबकि रूस ने सिर्फ 6,462 ड्रोन हमले किए। हालांकि अप्रैल में रूस एक बार फिर ड्रोन हमलों के मामले में यूक्रेन से आगे निकल गया। यूक्रेन ने अप्रैल में जहां 4,801 ड्रोन हमले किए थे, वहीं रूस ने 6,583 ड्रोन हमले किए। लेकिन मई महीने में यूक्रेन ने फिर रूस पर बड़े हमले किए। यूक्रेन ने रूस पर 8,973 ड्रोन हमले किए, जबकि रूस ने 8,150 ड्रोन दागे। देखने में रूस के गिरान ड्रोन जैसा है। इसे अप्रैल 2026 में यूक्रेन ने दुनिया के सामने पेश किया था। अपने साथ 1400 किलो वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन की सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग में से यूक्रेन दहन का वक्त और तारीख तय हो चुका है। रूस ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है और अगले कुछ घंटों में प्रतिशोध का चरण 2.0 शुरू होने वाला है। पुतिन का संदेश साफ है, अगर मॉस्को पर बारूद गिरेगा तो गूंज सिर्फ कीव में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में सुनाई देगी। नेटो की सीमाओं पर एटमी मिसाइल तैनात हो चुकी है और आज की रात यूक्रेन पर सबसे भारी पड़ सकती है। जवाब देने के लिए कहा, कीव को मिट्टी में मिला देने के लिए कहा, तमाम पोर्ट सिटी को तबाह करने के लिए कहा, हथियार सप्लाई रूट को रोकने के लिए कहा, यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने को कहा। आधी रात यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस कर रहा है, जिसमें कीव पर तबाही मचाई जा सकती है। कीव टारगेट पर क्यों है ये समझिए। ये यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहाँ ज़ेलेंस्की का कार्यालय भी है, साथ ही सेना का मुख्यालय भी है और खुफिया एजेंसियों के दफ्तर भी हैं। इसके अलावा अगले टारगेट खमेलनित्स्की पिवतेनो यूक्रेनस्क है और यहाँ ऊर्जा का जो है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र भी है। इन्हें यूक्रेन का एनर्जी सेंटर कहा जाता है। अगर हमला हुआ तो अंधेरे में ये इलाके डूब जाएंगे, जो पूरा यूक्रेन का बड़ा हिस्सा है। अगला टारगेट है ओडेसा, क्योंकि ये काला सागर से सटा पोर्ट है। यूक्रेन का एंट्री पॉइंट इसे ही कहा जाता है। यूक्रेन का सारा अनाज यहीं से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ हमला होने से यूक्रेन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इससे अगले टारगेट पर
बेस्कीदी है, जहां एक रेलवे टनल है जहां हमले में लोग शरण लेते हैं, जबकि इसे पश्चिमी लॉजिस्टिक्स हब भी कहा जाता है। ये यूक्रेन को मध्य यूरोप से जोड़ता है, जबकि हथियार इसी रास्ते से यूक्रेन पहुंचते हैं। इससे आगे टारगेट पर नीपर नदी है, जहां बना है बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमले का खतरा है। हमला हुआ तो बांध टूटने से बाढ़ का खतरा है, जबकि दूसरी तरफ प्लांट पर हमले से बिजली ठप हो सकती है। आज आधी रात यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर सकता है। उसके टारगेट पर काला सागर से सटे यूक्रेनी पोर्ट हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट ओडेसा को पहुंच सकता है। इस पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए होता है। इस पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है ये, जबकि मिकोलेव पोर्ट जो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से खाने पीने के सामानों की सप्लाई होती है। खैरसॉन पोर्ट ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल इसका होता है। कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। मारियोपोल पोर्ट अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और दूसरे धातुओं की सप्लाई की जाती है। इन सब के अलावा टारगेट बर्दियांस्क पोर्ट है, जो अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट यही है। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूरोप के वो सभी देश सतर्क रहें जो यूक्रेन को बारूद भेज रहे हैं। अब बारी उनकी है। हम तैयार हैं। अगर नेटो ने अपनी सीमाएं लांघी तो ये सीधे तौर पर एक परमाणु खतरा पैदा करेगा। ऐसा संकेत है कि रूस अब पोलैंड और रोमानिया पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि वहां से हथियार यूक्रेन की सीमा में दाखिल होते हैं। फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बॉस बताया, डील पर हस्ताक्षर कर खुद को विजेता घोषित किया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इन दावों की पोल खुद उनकी पार्टी के सांसद खोल रहे हैं। ईरान डील के बाद ट्रंप अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। रिपब्लिकन नेताओं ने इस समझौते का विरोध शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप घर में ही घिर गए हैं। ट्रंप के फैसलों का विरोध सिर्फ विरोधी ही नहीं, बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। ट्रंप के समझौते के खिलाफ खड़े रिपब्लिकन सांसदों में जोश हॉले, रोजर विकर और सुसान कॉलिंस का नाम शामिल है। सांसदों का मानना है कि यह समझौता ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सैन्य सफलताओं को बातचीत की मेज पर गंवाना है। समझौते के तहत ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए रखे गए 300 अरब डॉलर के फंड की उन्होंने तीखी आलोचना की है। रिपब्लिकन सांसद इस बात के भी खिलाफ हैं कि इजरायल को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को चेतावनी दी है। उसे ईरान के साथ हुए युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन फंड की आवश्यकता है। जो जल्द बहाल नहीं हुआ तो सेना का संचालन और तनख्वाह देना भी मुश्किल हो जाएगा। खुद को सुपर बॉस समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपनी बदजुबानी से एक नया राजनयिक युद्ध छेड़ दिया है। सरेआम अपनों को गाली देने और सहयोगियों का अपमान करने की सनक में चूर डोनाल्ड ट्रंप ने अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर बेहद अहंकार से भरी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ट्रंप का दावा है कि मेलोनी ने फोटो के लिए उनके सामने मिन्नतें की थी, लेकिन इटली की फायरब्रांड नेता ने भी वीडियो जारी कर ट्रंप के इस झूठ को तार-तार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ एक अदद तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थी, गिड़गिड़ाई थी। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए आगे कहा कि मुझे मेलोनी पर तरस आ गया, इसलिए मैंने दया दिखाते हुए उनके साथ फोटो खिंचवा ली। इस अपमान के विरोध में इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अपना आगामी मायामी का बेहद महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। इटली सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की ये टिप्पणी सिर्फ मेलोनी पर नहीं, बल्कि पूरे इटली का अपमान है और आत्मसम्मान से समझौता करके कोई बातचीत नहीं होगी।